स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा की। ये कहानी 18वीं सदी के बिल्कुल आखिर की काशी में हमें ले जाती है। हाँ, और वो काशी मतलब जो हम उपनिषदों वाली या शंकराचार्य के शास्त्रार्थ वाली काशी सोचते हैं वो नहीं थी। माहौल बदल रहा था। बिल्कुल, अंग्रेजी असर बढ़ रहा था, सत्ता का केंद्र बदल रहा था। और इसी उथल पुथल के बीच काशी में एक नया तबका सा उभर रहा था। लोग उन्हें गुंडा कहते थे। हाँ, गुंडा। आज ये शब्द सुनते ही कुछ और ख्याल आता है, लेकिन शायद तब इसका मतलब कुछ और था। शायद यही तो समझने की कोशिश है इस कहानी के जरिए। कहानी का मुख्य पात्र है नहनकू सिंह। हाँ, नहनकू सिंह। और उसके जरिए हम उस दौर के इन तथाकथित गुंडों की दुनिया देखेंगे। ये सिर्फ मतलब बदमाश या अपराधी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अपना एक अलग अंदाज था, अपने असूल थे, एक रुआब था। तो चलिए इस दिलचस्प किरदार और उसके दौर की गहराई में उतरते हैं। नहनकू सिंह का जो वर्णन है कहानी में वो ही बड़ा जबरदस्त है। 50 साल से ज्यादा उम्र, 50 पार। हाँ, लेकिन ताकत। अरे जवानों से ज्यादा। लिखा है नुकीली मूछें, सांवला रंग चमकता हुआ। और पहनावा भी खास। नागपुरी धोती, लाल किनारे वाली, कमर में बिछुआ। बिछुआ, हाँ, मतलब एक छोटा खंजर और कंधे पर गंडासा, वो चौड़ी धार वाली कुल्हाड़ी जैसी होती है। और उसके चलने का अंदाज भी कहते हैं नसें चटाचट बोलती थी, एकदम तबंग। बिल्कुल। कहानी बताती है कि ये जो गुंडा कहे जाने वाले लोग थे, ये वीरता को ही अपना धर्म मानते थे। वीरता। पर ये किस तरह की वीरता थी? क्या सिर्फ लड़ाई झगड़ा? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उनका अपना एक कोड था, जैसे अपनी बात पर अड़ जाना, जान की परवाह नहीं करना, और कमजोरों की मदद करना, गिरे हुए दुश्मन पर हाथ न उठाना। हाँ, ये सब उनके उसूल थे। एक तरह से ये उस निराशा की प्रतिक्रिया थी जो काशी के लोग महसूस कर रहे थे। कैसी निराशा? जब वो देख रहे थे कि न्याय और बुद्धि, वो शास्त्र बल यानी किताबों और परंपरा की ताकत के आगे हार रहे हैं, तो ये उनका अपना एक तरह का बागीपन था। ये दिलचस्प है कि ननकू सिंह खुद एक इज्जतदार जमींदार का बेटा था, कोई पैदाइशी गुंडा नहीं। जी हाँ, कहानी कहती है कोई गहरी चोट लगी थी उसे, कोई मानसिक आहत, उसके बाद ही वो इस रास्ते पर आया। और फिर उसने अपनी सारी जमींदारी, सारी दौलत लुटा दी। दोनों हाथों से। खासकर एक स्वांग रचा था उसने, एक भेस बनाया था। वो काशी वालों को बहुत दिन तक याद रहा। हाँ, वो बड़ा मशहूर हुआ। एक पैर में पायल मतलब नूपुर, एक हाथ में भारी सा कड़ा, वो तोड़ा कहलाता है। और एक आंख में काजल, और गाता फिरता था, कहीं बैंगन वाली मिले तो बुला देना। एकदम फकीराना अंदाज, पर उसमें भी वो जमींदार वाली ठसक बाकी थी। उसके उसूल भी बड़े अजीब थे, जैसे जुआ खेलने का नियम। हाँ, बताइए ना। जुआ खेलता था मगर तभी जब पास में एक पैसा ना हो। और कहता था कि बाबा कीनाराम का वरदान है इसलिए जीतता है। कमाल है। और उधार लेकर कभी नहीं खेला। कभी नहीं। और वो वेश्याओं की कोठे वाली बात भी, नीचे बैठकर गाना सुनता था घंटों, पर ऊपर कभी नहीं गया। और जीतने पर पैसे खिड़की से ही ऊपर उछाल देता था। मतलब अपने बनाए नियम थे उसके, जिन पर वो सख्ती से चलता था। कहानी में उसके कई किस्से हैं जो ये बात दिखाते हैं, जैसे वो ठाकुर बोधी सिंह की बारात वाला किस्सा। हाँ, बारात रोक दी सिर्फ इसलिए कि 5 साल पहले कोई कहा सुनी हुई थी। सोचिए। और फिर अगले ही दिन खुद धूमधाम से बारात लेकर गया, सारा खर्च भी उठाया। ये था ननकू सिंह। और वो मौलवी कुबरा वाला वाकया भी तो है। बिल्कुल। जब मौलवी साहब दुलारी नाम की गायिका को जबरदस्ती अंग्रेज रेजिडेंट की कोठी पर ले जा रहे थे, तब ननकू ने क्या किया? न सिर्फ रोका बल्कि मौलवी को सबके सामने एक जोरदार झापड़ मारा। मतलब सत्ता का डर नहीं था उसे। अपना न्याय अपने तरीके से। सही। इसी कहानी में फिर एंट्री होती है राजमाता पन्ना की। हाँ, पन्ना। ननकू सिंह का उनसे एक पुराना रिश्ता है, कुछ अनकहा सा। बचपन का, जब ननकू ने ही पन्ना और दुलारी दोनों को एक बिगड़े हुए हाथी से बचाया था। साजिशों और अपनी स्थिति से कुछ परेशान सी रहती थी। उनमें एक सामाजिक संकोच भी था अपनी जाति को लेकर। वो अक्सर शिवाला घाट के मंदिर में चली जाती थी एकांत के लिए। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब वॉरेन हेस्टिंग्स काशी आता है, गवर्नर जनरल। हाँ, और वो राजा चेत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करता है। राजा और राजमाता पन्ना दोनों को शिवाला घाट पर ही नजरबंद कर दिया जाता है। और ये खबर ननकू सिंह तक पहुंचती है दुलारी के जरिए। और यही ननकू का वो रूप सामने आता है जो अब तक शायद दबा हुआ था। वो जो कहता था कि स्त्रियों से दूर रहता है, उनका नाम तक नहीं लेता। वो पन्ना का नाम सुनते ही बेचैन हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ उसका वो गुंडा धर्म और उसका व्यक्तिगत अतीत, वो पुराना एहसान या जो भी कहिए,
वो टकराते हैं और वो फौरन शिवाला घाट पहुंचता है। उस वक्त वहां क्या माहौल था? राजा और राजमाता कैद में, असहाय, बाहर अंग्रेज सिपाही, खतरनाक माहौल। और नन्हकू? वो बेखौफ, खिड़की के रास्ते अंदर। पहला काम राजमाता पन्ना को वहां से निकालना, अपनी नाव में बिठाकर सुरक्षित रामनगर भेजना। उन्हें मां कहता है वो। मां कहता है। और फिर दरवाजे पर सामना होता है अंग्रेज लेफ्टिनेंट स्टॉकर से और उसी मौलवी कुबरा से। अच्छा, वही मौलवी? हाँ, वही। ननकू पहले मौलवी को उसके किए की सजा देता है, उसे मार डालता है, फिर स्टॉकर और उसके सिपाहियों से भिड़ जाता है। राजा चेत सिंह का क्या हुआ? उन्हें भी नाव तक पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन कहानी का अंत बहुत मार्मिक है। हाँ। राजा चेत सिंह नाव से देखते हैं कि ननकू सिंह घाट पर अकेला खड़ा है, दर्जनों अंग्रेजी संगीनों के सामने तलवार चला रहा है। अकेला? बिल्कुल अकेला, जिस्म से खून बह रहा है, अंग कट-कट कर गिर रहे हैं, पर वो खड़ा है चट्टान की तरह। काशी का वो गुंडा अपने उसूल पर जान देता है। तो ये था नन्हकू सिंह, एक गुंडा जैसा समाज कहता है, पर उसके अंदर जमींदार की ठसक भी थी, फकीर की मस्ती भी, उसूलों की जिद भी और एक खामोश वफादारी भी। हाँ, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम आसानी से गुंडा या बुरा कह देते हैं, क्या उसके अंदर भी वीरता, न्याय, त्याग जैसी भावनाएं नहीं हो सकती? बिल्कुल। ननकू सिंह का ये बलिदान, चाहे वो किसी पुराने एहसान का कर्ज उतारना हो या किसी अनकहे रिश्ते की लाज रखना, हाँ, यह हमें सत्ता के सामने खड़े होने, प्रतिरोध करने और इंसान की अपनी निजी निष्ठा के बारे में बहुत कुछ सोचने को कहता है। क्या हर बागी, हर व्यवस्था से टकराने वाला सिर्फ गुंडा होता है? ये सवाल प्रसाद जी हमारे लिए छोड़ जाते हैं। सचमुच एक गहरा सवाल।